हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो भी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर, जिसका नेम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें टोटल कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमको 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा ब्लड, फिर है हम लिम्फ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्कुलेटरी पाथवे समझेंगे, फिर डबल सर्कुलेशन समझेंगे, फिर रेगुलेशन ऑफ ए कार्डिक एक्टिविटीज़ देखेंगे, और उसके बाद लास्ट हमारा होगा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक हमारा कैसा होता है, कनेक्टेड टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि कंसिस्टिंग होता है, यानी कि ब्लड में भी 3 चीज़ें होती है। क्या होती है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। अब ये प्लाज्मा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्लाज्मा जो होता है वो हमारा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि उसमें कंसिस्टिंग होता है क्या, 55% ब्लड होता है, 90 से लेकर 92% वाटर होगा, और 6 to 8% उसमें प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हमको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। जो उसमें जो मेजर प्रोटीन्स ये जो बताए गए ना यहाँ पे 6 to 8% जो प्रोटीन्स है, वो मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे उनमें? तो मेजर प्रोटीन्स है हमारे 3, जिसमें है हमारा फिब्रोजन, ग्लोबुलिन्स और हमारा एल्ब्यूमिन्स। फिब्रोजन जो होता है वो क्या करता है, क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, क्लोटिंग में हेल्प करता है। और जो ग्लोब्यूमिन्स जो होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा इन्वॉल्व होता है। और एल्ब्यूमिन जो होता है, जो कि हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर जो ये हमको हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स की भी बताई गई थी। तो जो सम मिनरल्स होते हैं, जैसे कि Na+, Ca++, Mg++, और हमारा HCO3- और Cl- जैसे कुछ मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, अब एक टर्म यह आती है जिसको हम कहते हैं सीरम। सीरम क्या होता है कि प्लाज्मा ही होता है विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर्स, यानी कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होती है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होती है वो हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अब ये इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स क्या है वो समझते हैं। ये कुछ नहीं है, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ठीक है। जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड, यानी कि ब्लड में सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला जो होता है वो यही होता है, आरबीसी हमको मिलता है, जो कि फॉर्म्ड होता है कहाँ पे बनता है, ये रेड बोन मेरो, जो कि कैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है, और इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। इसलिए हमारे ब्लड का जो कलर है वो भी कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। आयरन कंटेनिंग इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। एवरेज देखा जाए तो 5 से लेकर 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज जो हमारे क्या होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर कितना होगा, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड में हमको कितना हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, 12 से 16 ग्राम जो हमको देखने को मिलेगा। और अभी जैसे मैंने बताया क्या काम करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इसका। ओके, अब ये जो इरेथ्रोसाइट्स है, यानी कि जो हमारी आरबीसीज है, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 120 डेज की होती है। लेकिन ये जो डिस्ट्रॉय जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, हमारे स्प्लीन में जाके होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम जिसको कहते हैं। फिर आती है हमारी ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो है वो है हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारी, वो कैसी होती है, कलरलेस होती है, इसलिए वो वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। और आरबीसी चूंकि वो रेड होती है, इसलिए इसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये जो है कलरलेस है, क्यों है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। एवरेज की बात करें तो इसमें 6000 से 8000 जो है MM³ ऑफ ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। ओके, इस आरबीसी के अंदर 2 चीज़ें होती है, क्या होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट जो है हमारी, उसके अंदर क्या आता है, न्यूट्रोफिलस, एसाइनोफिलस और बेसोफिलस। और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या आते हैं हमारे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये कि हम एक ट्रिक लगाएंगे, जिस ट्रिक का नाम है नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। नेवर से हमको याद रखना है न्यूट्रोफिलिस, एल से हमको याद रखना है इसका लिम्फोसाइट्स, एम से याद रखना है मोनोसाइट्स, ई से याद रखना है इसाइनोफिलस, और हमारा बी से याद रखना है क्या, बेसोफिलस, ठीक है। ये क्या है, इसकी अबंडेंस के ऊपर जो है इस पर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन जो है हमको मिलता है, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से याद रखेंगे, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिलस एंड मोनोसाइट जो होते हैं वो 6 to 8% हमको मिलते हैं। इनके पास क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है, जो कि डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो दुश्मन आ जाते हैं, मेरा मतलब कि जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाती है उनको क्या कर देती है, कम कर देती है। ओके, बेसोफिलस जो होता है, जो कि सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है हमारा,
हिस्टामिन, सेरोटिन और हेपरिन, जो कि किसमें इन्वॉल्व होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर जो होती है ना, वो हमारी यही भाई साहब प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, हिस्टामिन, सेरोटिन, हेपरिन, जो कि बेसोफिलिस में था। इसाइनोफिलस की बात करें जो कि 2 से लेकर 3% होती है, जो कि सबसे जो है हमारी कम नहीं होती है, इससे भी कम हमारी बेसोफिलस होती है। ठीक है, इसाइनोफिलस जो होती है इसमें 2 तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर किसके लिए, इम्यून के लिए। इम्यून क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या है, पहले 11वीं पास कर लो, उसके बाद 12वीं में आके समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक और चीज़ थी हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती है वो कि प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोटिक्स, जो कि बोन मैरो में ही होती है। नॉर्मली ये 1,50,000 से लेकर 3,50,000 प्लेटलेट्स जो होती है हमारी बॉडी में नॉर्मली होती है। और रिडक्शन इन नंबर जो होता है हमारा, इससे होगा ये कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर हमको हो जाएगा, यानी कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि जब भी हमारे को कट लगेगा तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पर आके हमारे को जो क्लोटिंग फैक्टर जो होता है ना, हमारे वो जो पपड़ी जम जाती है काली काली सी, है ना, वो नहीं जमेगी, और क्या होगा, हमारा ब्लड जो है लॉस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारे 2 तरीके का होता है, एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एक होता है हमारा आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, जो कि बेस्ड होता है किसके ऊपर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ए एंड बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटीजन क्या है इसमें और एंटीबॉडीज़ कौन से है, उसके बेसिस पे ये जो है होता है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से ध्यान से समझेंगे। पहला क्या है हमारे पास ब्लड ग्रुप, हमने क्या सुना, ए बी और ओ। अब जिनका ब्लड ग्रुप जो है हमारा ए होता है, उनके पास जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो होता है ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन क्या है, ए ही प्रेजेंट है। बी है तो उसके पास एंटीजन बी है। ए बी है तो उसके पास ए के भी एंटीजन है और बी के भी एंटीजन है। और ओ है, चूँकि इसको ज़ीरो भी बोल सकते हैं ना, ओ, तो वो हमारे पास नील है। ओके, लेकिन इसके पास किसकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, यानी कि किसकी हथियार इसके पास प्रेजेंट है, यानी कि इसको मारने वाली जो बंदूक है एक तरीके से, वो इनके पास प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये बंदूक जो है ब्लड ए ग्रुप वाले में एंटी बी के है, यानी कि अगर बी वाले ए वाले को अगर बी का ब्लड चढ़ा दिया ना, तो उसके पास ये बंदूक पड़ी है उसको मारने के लिए, एंटीबॉडीज़ पड़ी है बी की। ठीक है, तो इसलिए जो डोनर जो होगा ना, इसको कौन दे सकता है, अगर इसके पास सिर्फ बंदूक बी की है तो इसको कौन दे सकता है ब्लड, तो इसको सिर्फ ए दे सकता है और ओ दे सकता है। ऐसे हम बी की बात करें तो इसमें इसके पास कौन सी बंदूक है, इसके पास एंटीबॉडीज़ ए की है। अगर ए की बंदूक है तो इसको कौन दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ए बी की बात करें तो बेचारे के पास किसी भी तरीके की कोई बंदूक प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए उसको ए भी दे सकते, बी भी दे सकते, ए बी भी दे सकते और ओ वाले भी दे सकते हैं। और बेचारा जो ओ है उसके पास तो एक क्या, उसके पास तो दोनों के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, यानी कि ए की भी बंदूक है, बी की भी बंदूक है, तो बेचारा फंस गया। इसलिए बेचारे को कौन, इसी के जो जनजाति के लोग हैं वही इसको क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप देंगे। ओके, तो इसी आधार पर हम बोलेंगे कि यूनिवर्सल जो डोनर हुआ, यानी कि जो सबको देगा लेकिन किसी से कुछ नहीं लेगा, वो है हमारा ओ ग्रुप। और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ए बी ग्रुप, यानी कि जो सबसे भीख मांग के सबसे ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग समझ लिया, आरएच ग्रुपिंग को समझते हैं। एक आरएच एंटीजन जो था, जो कि सबसे पहले हमको एक बंदर में मिला था, उस बंदर का नाम था रेसियस मंकी था, इसलिए इसका नाम भी आरएच एंटीजन रख दिया गया। अब आरएच पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो होते हैं हमारे 80% लोग जो होते हैं सब आरएच पॉजिटिव होते हैं, और आरएच नेगेटिव वाले सिर्फ 20% लोग होते हैं। ओके, अब ये आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ होता ये है कि अगर कोई एक आरएच नेगेटिव वाला पर्सन है, अगर उसको आरएच पॉजिटिव वाले का अगर ब्लड हम चढ़ा देंगे ना, तो ये होगा कि वो एक स्पेसिफिक तरीके की एंटीबॉडीज़ जो है बना लेगा उस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट, और इससे क्या होगा, उनका ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, मिसमैच जिसको हम कहेंगे ना। अगर किसी को ब्लड चढ़ाना होता है तो उसकी आरएच पॉजिटिव नेगेटिव को भी देखा जाता है। तो यही केस हमको एक देखने को मिलता है, जब इसको हम कहते हैं इरेथ्रोप्लास्टिक फोइटस। इरेथ्रोप्लास्टिक फोइटस में क्या होता है कि जो मदर जो होती है ना, ठीक है, एक केस है कि जैसे मदर है, मदर जो है हमारी कैसी है, आरएच नेगेटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, और उसका जो फोइटस है वो आरएच पॉजिटिव है, कि उसके प्रेजेंट क्या निकालेगा, बंदूक निकाल देगा, भाई तू आ गया दूसरी जाति का, मैं हूँ दूसरी जाति का, और निकाल देगा बंदूक। तो ये आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव। लेकिन अच्छी बात इसमें ये हो गई कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर उस फोइटस को कोई भी जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी कि जो मदर है वो प्रिपेयर कर लेगी, यानी कि पहली बार में तो उसने मौका नहीं मिला, पहली बार में तो उसने सिर्फ समझा अच्छा ऐसा होने वाला है, तो उसने बंदूक तैयार करी, बंदूक तैयार
तैयार करने का क्या होगा, सब सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी तब उसके पास क्या है होगी, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द RH एंटीजन की जो है उसमें प्रिपेयर हो जाएगी और उससे वो क्या कर देगी, अपने ही फीटल जो है अपने ही बेबी को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। मदर नहीं करेगी, उसका एंटीजन जो है वो करेगा। ठीक है, जिससे हो सकता है क्या, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड कैसे करें भाई, हम इसको अवॉइड ऐसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज़ टू मदर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, यानी कि फर्स्ट डिलीवरी होगी ना उसी वक्त ही उसको क्या कर देंगे, हम एंटीबॉडीज़ दे दिए जाएंगे ताकि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे वो किसी भी तरीके का हथियार ना उठाए। ओके, अब समझते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है कि दिस मैकेनिज्म जो कि क्या करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, है ना, हमारे जो ब्लड जो बह जाता है उसको रोकने का काम जो होता है इसी मैकेनिज्म से होता है। एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, उसके अंदर क्या होता है कि फॉर्म्ड एट ए साइट ऑफ कट, यानी कि जहाँ हमको लग जाती है तो वहाँ पे एकदम काला काला सा आ जाता है, जिसको उखाड़ने में बड़ा ही मज़ा आता है ना, वो जो चीज़ होती है वो इसी की देन है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड की देन है। इसमें होता है कि जो क्लॉट होता है या फिर इसको कोगुलम इंसुलम कहते हैं, जो कि डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है ना, जो कि नेटवर्क होता है किसका, थ्रेड्स का, फिब्रिन्स का होता है। ठीक है, फिब्रिन्स का जो है वो एक नेटवर्क होता है। अब ये फिब्रिन्स क्या है उसको समझते हैं। फिब्रिन जो होता है वो मरा हुआ होता है, डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अभी जो हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा था ना, वही फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो मरे हुए डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप फॉर्म बाय ट्रैप्ड, उनको ही ट्रैप करके क्या करते हैं, वो एक तरीके से धागा वहाँ पर हमारे बुन देता है जिस जगह पे हमको कट लगता है। फॉर्म्ड बाय, जो कि कैसे बनता है, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रोजन बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। एक थ्रोम्बिन एक एंजाइम है, उसकी हेल्प से इनएक्टिव फिब्रोजन का कन्वर्जन करके जो है इसको बनाया जाता है। थ्रोम्बिन जो होता है फॉर्म्ड बाय अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है जिससे हम इस फिब्रिजन को कन्वर्ट करेंगे, ये थ्रोम्बिन भी किसी और एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बना है, उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन क्या निकालता है, थ्रोम्बोकाइनेस निकालता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया ना, अब समझ में आएगा कि एक प्रोथ्रोम्बिन है वो एक एंजाइम निकालेगा थ्रोम्बोकाइनेस, वो थ्रोम्बोकाइनेस बना देगा हमारा थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन, किसके थ्रू, थ्रोम्बोकाइनेस के थ्रू, जो कि ये थ्रोम्बिन जो बना है अब वो क्या करेगा, वो इन फिब्रिजन को क्या कर देगा, फिब्रिन क्लोट में बदल देगा वो एंजाइम। ठीक है, तो ये महाभारत समझ में आ गई कि प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन किसके थ्रू, थ्रोम्बोकाइनेस के थ्रू एंजाइम है ये, और ये जो एंजाइम बना है वापस थ्रोम्बिन हमने, तो ये करेगा क्या, फिब्रिजन को फिब्रिन क्लोट में बदल देगा। ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है लिंक एंजाइम रिएक्शन से ये होता है। और हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है कि कैल्शियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी क्लोटिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड किस तरीके का, जैसे ये हमारी ब्लड है, यहाँ से हमारे ब्लड जा रहा है, ये हमारी क्या है, टिश्यूज़ है, इन टिश्यूज़ के बीच में भी कुछ फ्लूइड बहता है, उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, या इसको टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड या फिर इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हम इसको कह सकते हैं। सेम मिनरल जो होते हैं इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं वही होते हैं। एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का हमारे टिश्यूज़ तक, और गैसेस का भी एक्सचेंज करने का काम होता है। ये नेटवर्क है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का, और कलेक्ट दिस फ्लूइड ड्रेन बैक टू द मेजर वेन्स, और वापस इनका फ्लूइड का जो है वापस से क्या करते हैं, कलेक्ट करके इसको मेजर वेन्स में लिया जाता है। फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेन लिम्फोसाइट्स इसके अंदर होंगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स इसका ये कैरियर होता है, और फैट्स आर अब्जॉर्ब्ड, फैट जो होता है हमारा वो यहीं पर अब्जॉर्ब्ड होता है। ओके, अब हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के अंदर क्या है वो देखा, लिम्फ देख लिया, कोगुलेशन सिस्टम देख लिया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देख ली। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारी जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता रहता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं बाएं नीचे ऊपर नीचे, तो वो कैसे होता है, तो उसका पाथवे हम समझते हैं। तो सर्कुलेटरी पाथवे की हम बात करें तो दो तरीके के पाथवे थे, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट से ही होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट से ही धड़कता है। ठीक है, लार्ज वेसल्स होती है ओपन वाले के अंदर, जो कि बॉडी कैविटी में ही जो है वो फैल जाती है। ठीक है, ओपन है वो, और सर्कुलेट थ्रू ए क्लोज नेटवर्क, और बल्कि जो सर्कुलेटरी जो क्लोज है उसके अंदर एक क्लोज नेटवर्क बना होता है। ठीक है, जिसके एग्जांपल में हम देखें, ओपन के अंदर अर्थोपोडास और मोलस्कास आते हैं, और हमारे क्लोज सर्कुलेटरी के अंदर एनिलिडास और हमारे कॉर्डेटास जो होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं।
जैसे कि हम फिशेस में देखें तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। 2 चैम्बर यानी कि उनके हार्ट में 2 चैम्बर होगा, ठीक है। ये हमारा हार्ट है। देखो अब हार्ट असली वाला हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, ये तो हमने समझाने के लिए इसे गोल बनाया है, ठीक है। ऊपर होते हैं हमारे एट्रिया, नीचे होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। हमेशा ऊपर एट्रिया नीचे ही वेंट्रिकल्स होती हैं। ओके, तो इनके अंदर दो ही जो है चैम्बर होते हैं हार्ट में। गिल से एट्रिया में जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में, टिश्यूज से CO2 जो कि ब्लड में वापस मिलकर डीऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट करके वापस उनके जो गिल्स होते हैं, उनके गलफड़े, उनसे बाहर निकल जाते हैं। तो इनके अंदर कुछ इस तरीके का सर्कुलेटरी होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है। 3 चैम्बर कैसे? 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, राइट में लेफ्ट में। राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और ये दोनों नीचे आके क्या बनेंगे? एट्रिया से वेंट्रिकल में, इस लेफ्ट वाले से भी इस वेंट्रिकल में, और यहाँ आके मिक्स हो जाएंगे, जो कि एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। डबल है क्योंकि इधर से भी आ रहा है, तो 2 तरीके के हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है? इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है ये। ओके, अब हम थर्ड में बात करें बर्ड्स एंड मैमल्स की। अगर बात करें तो इनमें आता है 4 चैम्बर का हार्ट, जो कि हम में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। इनमें कैसा हार्ट होगा? 2 ऊपर एट्रियल, नीचे वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट। राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड। ये होता है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये तो हमने जाना फिशेस में क्या है, रेप्टाइल्स में क्या है, लेकिन हमें पढ़ना किसका है? पढ़ना सिर्फ हमें हमारा ही है, क्योंकि हम हैं मतलबी, और हम क्या करेंगे? सिर्फ हमारा ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, और क्या करेंगे? उसमें पढ़ेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब के बारे में देखेंगे। अब है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या है? मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। सिचुएटेड होता है कहाँ पर? हमारे गले में? बिल्कुल भी नहीं, थोरैक्स कैविटी में होता है, जो कि बिटवीन द लंग्स हमारे प्रेजेंट होगा। स्लाइटली टिल्ड लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन समझ में आ गई। अगर किसी को नहीं पता हो उनका हार्ट कहाँ पर है, तो आज उनको समझ में आ जाएगा कि थोरैक्स कैविटी के अंदर टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में थोड़ा सा झुका हुआ है। और इसकी साइज जो बात करें, साइज जो होता है हमारे हार्ट की, इतना होता है। मेरा हार्ट तो इतना सा है, आप लोगों का हार्ट भी आपकी मुट्ठी की जितना ही होगा। इसके अंदर क्या आती है? पेरिकार्डियम एक लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, बैग होती है, जो कि क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। और इसके अंदर पेरिकार्डियल जो है फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले अब हम हमारे हार्ट के डायग्राम को समझेंगे कि हार्ट आखिर होता कैसे है। हमारा जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो हमारा 4 चैम्बर का होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, यानी कि उसके कंपैरिजन में स्मॉल होंगे, और स्मॉल कौन होगी? हमारी एट्रिया, जो कि अपर यानी कि ऊपर की तरफ होगी। और 2 लार्ज होंगे, जिनको हम कहेंगे वेंट्रिकल्स, जो कि हमारे कहाँ होंगे? लोअर में होंगे। ओके, ये क्या है? हमारा राइट आर्ट्रिया है, ये लेफ्ट आर्ट्रिया है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, इस राइट एट्रिया और इस राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है, उस वॉल को कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। जो आर्टरी और आर्ट्रिया के बीच की जो वॉल है, दोनों आर्टरियों के बीच की जो वॉल है, उसको कहेंगे इंट्रा एट्रियल सेप्टम। और जो 2 वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो एट्रिया है और ये जो वेंट्रिकल है, जो कि राइट की तरफ है, राइट साइड में हमारे 3 वेल्व होती है यहाँ पर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्राइकिस्पिड वेल्व कहते हैं। और इधर एट्रिया के और लेफ्ट वाले में बात करें तो यहाँ पे 2 वेल्व्स होती है, इसलिए हम इसको बाइकिस्पिड वॉल्व कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से निकलती हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है हमारा अरोटा, ठीक है, जो कि दोनों मिलती है किसमें? सेमिल्यूनर वेल्व में हमारी जो कि मिलेगी, यानी कि थ्रू द सेमिल्यूनर वेल्व ये जाती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में जाएगी। और ये जो सेमिल्यूनर वेल्व जो होती है हमारी, इस क्या करती है? अलाउ करती है ब्लड को ओनली इन वन डायरेक्शन में जाए, और प्रिवेंट करे बैकवर्ड फ्लो को, जो है ये प्रिवेंट करे, ठीक है। इस सेमिल्यूनर वेल्व का जो काम ये होता है। अब ये जो हमारी इंटरवेंट्रिकल सेप्टम थी, जो कि थिक फाइब्रस होती है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम जो थी वो थिन मस्कुलर वॉल थी, और जो हमारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थी वो भी हमारी थिक होती है। इंटायर जो हार्ट जो होता है वो हमारा कैसा होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो हमको याद रखना थिक होते देन द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया वेंट्रिकल्स की जो वॉल होगी वो हमारी कैसी होती है? थिक होती है देन द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया की जो है वॉल जो है हमारी कैसी होती है? थिन होती है। हार्ट में ही हमारे कुछ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया है, तो राइट एट्रिया के यहाँ पर होता है हमारा साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम SAN भी कहते हैं, जो कि पेस मेकर होता है। इस हार्ट का पेस मेकर होता है। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि पेस मेकर जो होता है हमारा क्या होता है? तो वो होता है SAN।
इसी राइट एट्रिया के जो नीचे नीचे अगर हम बात करें तो ये आता है एट्रियोवेंट्रिकल नॉट होता है, जिसको हम AVN कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्या होता है, राइट वेंट्रिकल्स में बात करें तो डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल के अंदर जो है ये डिवाइडेड होता है, और उसको हम पिंकिंज फाइबर हम इसको कहते हैं। अब ये जो नोडल मस्कुलेचर है, इनका काम क्या है, एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम इनका होता है। विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुला, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ये क्या कर सकती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। ऑटो एक्साइटेबल होती है, यानी कि अपने आप से ही ये एक्साइटेबल हो जाती है। और SN जो होता है वो जनरेट करता है 70 से लेकर 75 मिनट के अंदर ही क्या होती है, जनरेट होती है। रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा दिल धक धक करके धड़कता है, उनको जो धड़ धड़ करके धड़काना का काम जो होता है, इन्हीं SN का काम होता है। कार्डिक साइकिल, यानी कि हमारा कार्डिक साइकिल आखिर कैसे होता है, ठीक है। उस कार्डिक साइकिल को हम समझते हैं कि हमारा 4 चैम्बर वाला हार्ट है, जब वो रिलैक्स स्टेट में होगा, रिलैक्स वाली स्टेट में होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। डायस्टोल होता है जिसमें क्या होता है, ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड जो वॉल्व होती है वो हमारी कैसी होती है, ओपन होती है। ओके, अब ब्लड जो होगा वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट एट्रिया, जो कि हमारी लेफ्ट एट्रिया है, और जो कि हमारी इधर क्या है, राइट एट्रिया है। ब्लड जो होगा पल्मोनरी वेन से ध्यान से सुनना है, वेन से जाएगा लेफ्ट आर्टरिया के अंदर, लेफ्ट एट्रिया में चला गया, और उस लेफ्ट एट्रिया से ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा। और इधर क्या होगा, और एक ब्लड जाएगा हमारा वेना केवा से राइट एट्रिया से जाएगा वो हमारे किस में, राइट वेंट्रिकल में। एक बार हम इसको NCERT के डायग्राम से देख लेते हैं। NCERT के डायग्राम में दिया हुआ है, देखो सबसे पहले क्या, ये हमारा हार्ट होता है। ओके, इस हार्ट में हमारे 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर कहाँ है, जो आपको इसमें तो शायद ही समझ में आ रहा होगा, ये एक है, इधर एक है, और ये वेंट्रिकल से बड़ी बड़ी है, जो कि आर्टरिया के कंपैरिजन में बड़ी होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे हमारे आर्टरिया है, और ये बड़े बड़े हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स है। ओके, अब इस एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल थी, इसको हमने नाम दिया था एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, और एट्रिया के बीच में जो वॉल थी एक, उसको नाम दिया था हमने क्या, इंटर एट्रिया सेप्टम। और जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल थी उसको हमने नाम दिया था क्या, उसको हमने नाम दिया था इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ओके, फिर हमने देखा था कि हमारे जो ये राइट साइड वाले में हमारे 3 वेल्व्स होती है, जिसको हमने नाम दिया था ट्राइक्यूस्पिड। या देख रही होंगे आप, यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड है, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट की तरफ क्या होता है, हमारे बाइक्यूस्पिड 2 वेल्व्स होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइक्यूस्पिड कहते हैं। ओके, ये हमारी वेना केवा है, ये वेना केवा जिससे ब्लड हमारा एंटर होगा, और ये है हमारी अरोटा जिससे हमारी बॉडी में आउट होगा, ठीक है। ये बड़ी क्यों है, क्योंकि हमें पूरी बॉडी में हमें इसको ब्लड को ले जाना है, इसलिए हमारी ये जो 3 इसमें जो है हमारी इसकी जो लाइनिंग निकली हुई है, ठीक है, इसको हम कहेंगे अरोटा। और इधर क्या है, ये हमारी ब्लू ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड निकलेगा, इसमें आएगा नहीं, इससे ब्लड सिर्फ निकलेगा, इसमें आ रहा है और इनसे भी निकलेगा और इससे भी हमारा निकलेगा, आएगा किससे, पल्मोनरी वेन्स से, ठीक है। तो वेन्स है, वेन्स, पल्मोनरी वेन्स और वेना केवा, ये जो वी वाले हैं ये हमारे ब्लड को अंदर लेके आने का काम इनका है, और जो बाहर ले जाने वाला जो काम होता है वो हमारा ए से अरोटा और ए से आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी ए से बाहर जाएगी और ए से हमारा अरोटा से भी बाहर जाएगा। वेना केवा वी से वेना केवा अंदर आएगा, और वी से वेन्स में भी ब्लड हमारे अंदर आएगा, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि पल्मोनरी वेन्स जो है इससे हमारा ब्लड आएगा अंदर। सबसे पहले किस में आया, लेफ्ट आर्टरियम में आ गया ब्लड। अब ये बाइक्यूस्पिड वॉल्व हमारी खुलेगी, ठीक है। और इधर भी क्या हुआ, इधर भी वेना केवा से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा किससे आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन से यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस तरफ आता है, लेफ्ट साइड आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी राइट साइड आता है, ठीक है। वो आएगा हमारा राइट एट्रियम में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। दोनों एट्रियम में हमारे ब्लड आ चुके हैं, एक तरफ है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस वक्त पे क्या होगा, फिर हो गया हमारी जो ट्राइक्यूस्पिड वेल्व थी और जो बाइक्यूस्पिड वेल्व थी, ये दोनों वेल्व्स खुलेगी ताकि जो ब्लड है हमारा किस में आ सके, वेंट्रिकल्स में आ सके, ठीक है। तो इनकी वेल्व्स हमारी खुल जाएगी, और खुलने के बाद क्या होगा, इस एट्रियम से आ जाएगा इस वेंट्रिकल में, राइट वाली में, और इधर एट्रियम वाली से आ जाएगा हमारा इधर वाले वेंट्रिकल्स में। ओके, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा है किसके अंदर, राइट
वेंट्रिकल्स के अंदर, इस वेंट्रिकल से ये जाएगा किसके थ्रू, इस पल्मोनरी आर्टरी से जो चला जाएगा बाहर, इस पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा ये बाहर। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये जाएगा हमारी इस अरोटा से बाहर। ठीक है, ब्लड किस तरीके से आएगा और किस तरीके से जाएगा वो तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने वह जो कुछ नोट्स का हमने पढ़ा था कि वह एसएन नोट्स होती है, एवीएन नोट्स होती है, उन नोट्स का क्या काम होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड वेंट्रिकल में हमने पहुंचा दिया है। ओके, अब जो हमने वहाँ पे एक सेमिनल वेल्व जो पढ़ी थी उस वक्त पे जब वो वेंट्रिकल्स में आया है ना ब्लड, उस वक्त पे वो क्लोज रहेगी। ठीक है, अभी तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं, अरोटा और आर्टरीज में हम उसको अभी तक नहीं छोड़ेंगे। क्या होगा, SAN जो होगा, SAN नाउ जनरेट, ये चीज़ क्या होगी हमारी जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल होगा और इससे क्या हो जाएगा हमारा एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह के समझना, ये हमारी एट्रिया है, ये हमारी वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इस एट्रिया जिसके 2 हिस्से मान लो और इस वाले हाथ के भी हमारे क्या है 2 हिस्से। ठीक है, इस एट्रिया में हमारा ब्लड आया, इधर से भी एट्रिया में ब्लड आया। अब एट्रिया में ब्लड आया और यहाँ पे क्या होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन से ही होगा ये एकदम पिचकेगा, ऐसे पिचकेगा, पिचकने से क्या होगा ट्राइक्युस्पिड वाल्व, और हमारी इधर वाली क्या थी बाइक्युस्पिड वाल्व, ये हमारी खुल जाएगी। खुलते पहले इसके अंदर जो ब्लड था और ये जो ब्लड था ये हमारे किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, तो ये पिचकी और हमारे किस में, वेंट्रिकल्स में ब्लड जो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो फ्लो होगा ब्लड का वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा पूरी तरीके से। ओके, अब ये तो हुआ हमारे किससे, SAN जो नोड था उससे हुआ। अब क्या होगा, AVN जनरेट होगा। AVN जनरेट होने से क्या होगा कि ट्रांसमिट इंटाई मस्कुलेचर, और अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। इससे क्या होगा, सेमिनल जो वेल्व थी हमारी जिसके थ्रू हमारा अरोटा पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड जाएगा वो हमारी खुल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसकी थोड़ी देर बाद हमारा आर्टरिया वापस रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा और ये वापस भी थोड़ी देर में हमारा रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में से अगर हमको ये अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये स्टेप, तो हमारा हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 इस तरीके से ये जो है हमारा दिल जो है कुछ इस तरीके से धड़कता है। जो नाम दिया जाएगा डायस्टोल, और इसको हम कहते हैं सिस्टोल। डायस्टोल कब होता है, जब हमारा रिलैक्स स्टेट वाली जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं डायस्टोल, और सिस्टोल क्या होता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन वाला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो ये अभी कौन सी पोजीशन में, डायस्टोल में है। एट्रियल का सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, फिर एट्रिया का डायस्टोल हुआ और वेंट्रिकल भी डायस्टोल हो गया। सिस्टोल हो गया और हमारा वेंट्रिकल में आ गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और आर्टरिया इस वक्त पे वापस डायस्टोल पे आ गया, यानी कि रिलैक्सेशन वाली स्टेट पे आ गई। ओके, वेंट्रिकल सिस्टोल जब हुआ हमारा, यानी कि सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकुलर में क्या हुआ, प्रेशर आया, प्रेशर आने से क्या हुआ, हमारी जो ट्राइक्युस्पिड और बाइक्युस्पिड जो वाल्व हमारी खुली थी ना, इस दौरान जब हमारी खुली थी तो अब ये हो गया, तो इसके प्रेशर से क्या होगा, ये ट्राइक्युस्पिड और जो बाइक्युस्पिड थी ये वापस बंद हो जाएगी ताकि ब्लड हमारा वापस ऊपर की तरफ ना जाए। और होगा क्या, इसके कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी सेमील्यूनर जो वेल्व थी ना, सेमील्यूनर वेल्व के बारे में जो हमने पढ़ा था वो हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इससे होगा कि जो ब्लड से हमारा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। फिर वेंट्रिकल जब डायस्टोल होगी, यानी कि वेंट्रिकल ये हुआ, अब वापस से जब ये हमारी डायस्टोल फॉर्म में आएगी, ये वेंट्रिकल जब डायस्टोल फॉर्म में आएगी होगी, प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, हमारा जो वेंट्रिकल आर्टरी रिलैक्स हो जाएगा, उसको हम डायस्टोल कहेंगे, यानी कि वापस ही हमारी दोनों स्टेट डायस्टोल में आ जाएगी और हमारी सेमिनल वेल्व जो है बंद हो जाएगी जो खुली थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या है, दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स इन हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। यानी कि जो हमने सिक्वेंशियली इवेंट्स जो हमने पढ़ा हार्ट के अंदर, ये साइक्लिकली रिपीट होते रहते इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल होती है, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल याद रखना रिलैक्स वाली स्टेट है और सिस्टोल जो कि कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट है। ओके, अब याद रखा था स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है कि 1 कार्डिक साइकिल, यानी कि एक जो कार्डिक साइकिल आया उसके अंदर 70 ml ब्लड जो है हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, कार्डिक आउटपुट किस तरीके से निकालते हैं, तो ये जो स्टॉक वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो हमारे हार्ट रेट से, तो हम सबका क्या निकल के आ जाएगा, कार्डिक आउटपुट निकल के आ जाएगा।
ओके। बॉडी जो है हमारी अल्टर यानी कि चेंज करती है कार्डिक आउटपुट, जिसमें हमारी क्या होती है हार्ट रेट जो हमारी चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं ना कार्डिक आउटपुट भी हमारा चेंज होता है। कैसे एग्जांपल, जैसे कि एथलीट जो होते हैं हमारे, उनका कार्डिक आउटपुट जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है नॉर्मल मैन से, क्योंकि वो भागते हैं और भागते हैं तो उनकी जो हार्ट रेट जो है हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। कार्डिक साइकिल जो होता है जो कि प्रोड्यूस करती साउंड। अब ये तो हमने समझा कि कार्डिक आउटपुट कैसे हो रहा है ना, लेकिन ये कुछ साउंड भी है हमारी, ये प्रोड्यूस करती है, जो कि हम करते हैं स्टेथोस्कोप जो होता है हमारा, उससे हम इसको सुन सकते हैं। क्या होता है लब और डब, लब डब लब डब लब डब, ऐसी वाली आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ कब आती है, इससे क्वेश्चन आता है। लब वाली जो आवाज़ होती है वो आती है ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वेल्व जब बंद होती है ना, तो उसके जैसे ढक्कन लगता है बंद होता है, तब हमारी लब की आवाज़ आती है। और डब की आवाज़ कब आती है, जब हमारी सेमिलिनर वेल्व जो थी, जो कि नीचे नीचे थी वेंट्रिकल से, जहाँ से निकल रहा था, उस जगह पे जब वो बंद होती है तब हमारी डब की आवाज़ आती है। तो आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। ईसीजी जो होता है वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल हमारी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो होती है हार्ट की, उसका जो क्या होता है एक्टिविटी का ग्राफ होता है। वो एक पेशेंट जो होता है उसको कनेक्ट करते कैसी, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाते उसकी कलाई पर, उसकी लेफ्ट एंकल पे लगाई जाती है और मॉनिटर करते हैं उसकी हार्ट एक्टिविटी को करते हैं। वो ईसीजी कुछ इस तरीके की होती है, उसमें कुछ वेव्स होती है। अब ये जो पी वेव है ये किसको इंडिकेट करती है, हमारे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या फिर हम बोले डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। यानी कि जब हमारी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, जब उनमें सिस्टोल होता है, तब हमारा पी वेव जो है जनरेट होती है, तो वो हमारी पी वेव निकलती है। ठीक है। क्यूआरएस कब निकलती है, जब डीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल का, यानी कि वेंट्रिकल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन है कि अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करती है तो क्यूआरएस वाली वेव निकलती है। फिर टी वेव कब निकलती है, जब वापस से रिपोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि सिस्टोल खत्म और दोनों ही डायस्टोल फॉर्म में आ जाती है, तो हमारी टी वेव निकलती है। अब हमने क्या कहा है, हमारे अंदर होता है डबल सर्कुलेशन होता है। अब इससे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया, अब हम वो समझेंगे। जो ब्लड जो होगा फ्लो होगा किस में, ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हमारे पास, 2 है ब्लड वेसल्स, एक है आर्टरीज और एक है वेन्स। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से बनी हुई होती है, एंडोथीलियम, ट्यूना इंटीमा और हमारा मिडल लेयर। इंडोथीलियम जो होती है वो इनर होती है, ट्यूनिका इंटीमा जो कि एक्सटर्नल होती है, और मिडल लेयर जो कि हमारी स्मूथ मसल होती है। हमारा जो पल्मोनरी वेन्स है जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, जो कि हमारी किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा किस में, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरी से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकल जाएगा किसके पास, अरोटा में, और अरोटा से हमारी टिश्यूज़ में चला जाएगा, है ना, हम यानी कि हमारी बॉडीज़ में टिश्यूज़ है और उन टिश्यूज़ में चला जाएगा। अब वहाँ से क्या होगा, टिश्यूज़ में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुँच गया, ऑक्सीजन उतर गया, लेकिन वहाँ से क्या आएगा, हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ब्लड में हमारे क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो है क्या कर देगी, हमारे ब्लड को जो है टिश्यूज़ तक छोड़ दिया, ऑक्सीजन उतर गए, अब उस पर बैठ जाएंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो हमारा ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस एंटर करेगा किस में, वेन्स में, या फिर हम इसको कहें वेना केवा में, जो कि वापस हमारे हार्ट में आएगा। ठीक है। अभी ये हमारे हार्ट से बाहर निकल गया था, लेकिन ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वापस हार्ट में आएगा, फिर ये राइट साइड में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, फिर ये वापस राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि आर्टरी और अरोटा से बाहर निकलता है, तो पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पम्प्ड आउट हो जाएगा और वो चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद वो वापस से एल्वेलाई में जाके हमारा एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद वो एटमॉस्फेयर से हमारा एक्सचेंज होगा। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये हम हमारे इससे पहले वाला जो ब्रीथिंग वाला चैप्टर था उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, 2 बार हमारा जो है ब्लड हमारी क्या है, हार्ट में आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब ये जो हमारा सिस्टमेटिक जो सर्कुलेशन है हमको क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, एसेंशियल कुछ न्यूट्रिएंट्स, और क्या करता है, टेक CO2 को निकाल देता है, हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करने का काम करता है। इस सर्कुलेशन से हमको ये सब मिलता है। अब हेप्टिक पोर्टल सिस्टम एक होता है, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम जो कि कनेक्शन, वेस्कुलर कनेक्शन
बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में जो एक वेस्कुलर कनेक्शन होगा उसको हम कहते हैं हेप्टिक पोर्टर सिस्टम, जो कि इंटेस्टाइन से ब्लड जाता है हमारे किसके थ्रू, लिवर में जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ ए कार्डिक एक्टिविटी को जो रेगुलेट करता है वो होता है ऑटो रेगुलेटेड जो नोडल टिश्यूज जो हमको ऊपर वाले ने दी है। हार्ट जो होता है वो हमारा मायोजेनिक होता है, जिसको मायोजेनिक हम जानते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS जो होता है हमारा वो होता है हमारा न्यूट्रल सेंटर, जो कि प्रेजेंट होगा मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर, जो कि मॉडरेट करता है इस कार्डिक फंक्शन को मॉडरेट करने का काम होता है इस ANS, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लिगेटा, जो कि हमारे ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिम्पैथेटिक नर्व्स और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिम्पैथेटिक नर्व्स जो क्या करती है, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगी, कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ा देगी। लेकिन यही हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स क्या करती है, इसके अपोजिट काम करती है। ये हार्ट बीट को कम कर देगी, कंडक्शन और एक्शन पोटेंशियल को भी कम कर देगी और कार्डिक आउटपुट को भी कम कर देगी। अब हमें ये कि नोट पॉइंट याद रखना है कि एड्रेनल मेडुलरी जो हार्मोन होता है ना, वो हमारा कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। ये हमको ध्यान रखना है कि एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर से सबसे पहले हमारा हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जो कि अफेक्ट होता है जिसमें हमारा ब्रेन और किडनी। फिर आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें आर्टरीज मैन और हमारा नैरो हो जाती है, आर्टरीज जो होती है एकदम सकड़ी हो जाती है, उससे हमको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। फिर होता है हमारा एंजाइना, जिसमें क्या होता है कि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, तो उससे एंजाइना वाली डिजीज़ होती है। और हार्ट फेलियर में होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है पंप ही नहीं करता है और हमारा हार्ट जो है फेल हो जाता है, तो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर। तो ये थी हमारी कुछ डिजीज़ेस के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।